नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे समय की शुरुआत से मानव जीवन का है वो किस तरह से उद्भव हुआ, मानव जीवन का विकास है वो कैसे हुआ और किस तरह से मानव है वो धीरे धीरे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा और श्रृंखलाबद्ध रूप से है वो मानव जीवन के विकास का जो घटनाक्रम था, विकास का जो क्रम था वो आगे बढ़ता गया। और मानव है एक वह स्थिति थी जब मनुष्य वो खानाबदोश था, मनुष्य जंगली था, जंगलों में है वो रहने का काम कर रहा था। मनुष्य है वो घास फूस की झोपड़ियां बनाकर है वो रहता था और फिर सने सने विकास क्रम हासिल किया और मानव ने है वो बहुत बड़ी सभ्यता का है तो को विकास कर दिया। यानी ये एक मानव जीवन के विकास का जो प्रक्रम आगे चला उसमें हमने देखा, मैंने बताया किस तरह से है वो मानव एक तरह से ऐप से है वो आगे बढ़ा, यानी वानर श्रृंखला से, वानर समुदाय से वो आगे बढ़ा। दक्षिण अफ्रीका से है वो हमने उसकी बात की थी, किस तरह से होमोनिड थे, उनसे है वो होमोनिडाई परिवार में होमोनिडाई और फिर है वो उनसे अलग अलग रूप से ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को कह दो या फिर है वो आगे जाके हमारा होमो आता है, होमो इरेक्टस था, होमो है वो हमने हेबिलियस देखा और होमो सेपियंस की हमने बात की और फिर हमने होमो सेपियंस का विकास किस तरह से है वो अफ्रीका के अंतर्गत हुआ या अन्य जगहों में हुआ उसके बारे में है वो बात की। मैंने बताया कि विद्वानों का कहना है कि जो मानव का जो शुरुआत है वह, कुछ विद्वानों का कहना है कि मानव का जो उद्भव था, जो उदय है वो अफ्रीका में है वो हुआ और कुछ का कहना है कि नहीं है वो अलग अलग क्षेत्र में है वो हुआ। तो ये तो है वो निरंतरता प्रतिस्थापन मॉडल है वो ऐसा कर, रिप्लेसमेंट मॉडल है वो ऐसा कह रहा है। और दूसरा हमारा था कि मानव का है वो अलग अलग जगह के ऊपर है वो हुआ, अलग अलग जगह पर हुआ। तो ये क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल था। क्षेत्रीय निरंतरता का है वो मॉडल था और इसमें बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। तो इस तक हमने स्थितियां हैं वो देखी थी। फिर मैंने बताया कि मानव है वो खाद्य संग्रह कैसे था, भोजन कैसे एकत्रित करता था। फिर मैंने बताया कि मानव ने अब विकास किया तो उसके रहने की स्थिति क्या थी, रहने की। फिर हमने देखा था कि मानव है वो किस तरह के उसके औजार है वो किस तरह से थे, उसके आप हथियार है वो किस तरह का है वो प्रयोग करने का काम कर रहा है, किस तरह के हैं वो औजारों का ये प्रयोग कर रहा है और कहां पर रह रहा है। ये गुफा के अंतर्गत वो मनुष्य जीवन यापन करने का काम है वो कर रहा है और नदियों के किनारे है वो जंगलों में रहने का है वो काम कर रहा है। आप देखोगे कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और उस भूभाग में रहकर है वो अपना जीवन यापन कर रहा है और वह कुछ लाकर है लकड़ियों को जलाकर है वो अपने एक तरह से भोजन को पका कर या मांस को है वो खाने का काम कर रहे हैं। ये मनुष्य की उस समय स्थिति थी। अब बात करेंगे कि मनुष्य ने है वो किस तरह से है वो संचार का विकास किया, मनुष्य में है वो भाषा का किस तरह से विकास होता है, संप्रेषण का है, अभिव्यक्त करने की भाषा है ये किस तरह से विकास होता है, संचार कम्युनिकेशन है वो किस तरह से करें, उनके बारे में बात करेंगे। तो मानव में है वो भाषा का किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से है वो बोली का है वो प्रारंभ होता है, किस तरह से वो अपनी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है और भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। तो हमने कहा कि जीवित यदि प्राणियों में देखा जाए तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास क्या है, भाषा है, जिसके पास क्या है, भाषा है। और भाषा का क्या काम है, भाषा का काम है अभिव्यक्त करना, भाषा का काम क्या है, अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करना यानी किसी भी बात को क्या करना, प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना। जैसे आप कहोगे साहब कोई बात मैंने ये आपको मैं बोल के करवा रहा हूं तो चीजों को क्या कर रहा हूं, ये मौखिक रूप से आपको है वो समझा रहा हूं, मैं भाषा के माध्यम से कर रहा हूं। माध्यम क्या है, मेरी भाषा है, उसके माध्यम से मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं, मेरी बात को प्रेजेंट कर रहा हूं। अब अभिव्यक्त करने का तरीका है वो किसी भी तरह से हो सकता है। आपको थप्पड़ मार के भी अभिव्यक्ति होती है, किसी के मैंने उठा के थप्पड़ मारी तो वो भी अभिव्यक्ति हुई, हाथ हिलाकर है वो भी अभिव्यक्ति हुई, टाटा कर दिया। तो भाषा हम गुनगुनाते हैं, कभी चलते फिरते हैं वो गीत गुनाने का है वो काम करते हैं, तो भी ये भी एक माध्यम का काम करे, कौन करे, वो भी एक तरह से संप्रेषण हुआ।
तो उस समय मानव है वो संप्रेषण कैसे करता था, मानव किस तरह से है वो अपनी बात को प्रस्तुत करता था, उसके बारे में है वो हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जीवित प्राणियों में जो भाषा का प्रयोग करता है। पशु है वो कभी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वो भी है अपनी भाषा में है वो बात को समझते हैं, संप्रेषण वे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पशु संप्रेषण नहीं करते, पशु भी है वो जानवर भी संप्रेषण करते हैं। आप देखोगे कि वो एक दूसरे को है बातों में है वो इशारों में समझने का काम कर रहा है। जैसे कुत्ता है आपको देखकर पूंछ हिलाने का काम कर, तो वो भी संप्रेषण कर रहा है। तो मानव के संदर्भ में संप्रेषण किस तरह से हो रहा है और किस तरह से है वो संचार यानी बात को प्रस्तुत करने के लिए कम्युनिकेट का है वो प्रयोग कर रहा है, भाषा उसमें है वो रोल मॉडल निभाती है। और कला की स्थिति क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथ संचालन का शामिल था। यानी होमोनिड में हम देखेंगे कि होमोनिड है वो भाषा का प्रयोग किस तरह से कर रहा था कम्युनिकेशन के लिए, या तो है वो अपने हाथों को हिला करके या एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव के द्वारा है वे बात को पहचानते थे, या अंगों का है वो एक दूसरे से स्पर्श करके है वो बात को है वो समझने का कोशिश करते थे। तो ये क्या था, ये एक तरह की संचार का काम करता था, तो कम्युनिकेट का काम है वो कर रहा था। और होमोनिडो की मैंने आपको विशेषता बताई थी। तो होमोनिड है वो किस तरह से अंग विक्षेप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के अंगों को है वो स्पर्श करके या हाथों पांव का संचालन करके है वो चीजों को संप्रेषित कर रहा था। माध्यम का भाषा का है वो काम कर रहा था, संप्रेषण का काम कर रहा था। आगे देखेंगे कि वे उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का भी प्रयोग है वो करता था। और मनुष्य की वाणी का प्रारंभ है वो संवत आह्वान या बुलावे की क्रिया से हुआ है, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था और धीरे धीरे है ये ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में है वो विकसित हुई। यानी आदि मानव में यदि भाषा की बात की जाए तो वह अपने अंगों का संचालन करके हाथ पांव हिला डुला करके हैं या फिर है वो चलते हुए कोई चीजों को गुनगुना के करता था। तो एक तरह से वो मौखिक रूप से हैं या शब्दों से वो संचार करने का काम है वो कर रहा था। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि मनुष्य में एक दूसरे को बुलाने आह्वान के द्वारा यह भी एक तरह से क्या हो रहा था, संप्रेषण हो रहा था, आपको है वो बुलाया गया। तो ये नर वानरों में देखा जाता है कि वो प्रारंभ में है वो धीरे धीरे है वो पेड़ों के ऊपर है वो चिल्लाने का काम कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेट कर रहे थे, संप्रेषण कर रहे थे। और ये जो ध्वनियां हैं जो चिल्लाने की या किसी भी तरह की हैं वो जोर जोर से गाने बजाने की, यही ध्वनियां आगे चलकर वो भाषा का रूप है वो लेती हैं। और ध्वनियों के समूह से आगे जाकर के शब्दकोश का निर्माण होता है, शब्दों का है वो निर्माण होता है, शब्दों से आगे जाकर है वो वाक्यांश बनते हैं। तो ये एक भाषा की श्रृंखला का है वो विकास होता है आदि मानव के समय। संभवत भाषा का विकास सबसे पहले है वो 20 लाख वर्ष पूर्व में शुरू हुआ होगा और मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा है वो स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और स्वर तंत्र का विकास लगभग है वो देखेंगे कि हमें वो 2 लाख देख लो ये यानी 2 लाख वर्ष पूर्व में है वो इसका विकास हुआ और इसका संबंध है वो खास तौर पर आधुनिक मानव से हुआ। यानी भाषा का विकास है 20 लाख वर्ष पूर्व में शुरू हुआ था। उस समय मनुष्य के जो स्वर तंत्र का है वो विकास हुआ था। यानी जो हम स्वर तंत्र जो ये ऐसा है स्वर का जिस तरह से स्वरों का उद्भव होता है और इसके विकास से ही मानव में क्या हुआ, ध्वनियों का विकास हुआ। स्वर तंत्र से ये ध्वनियां है वो उद्भव होती है, स्वर तंत्र से क्या होती है, ध्वनियां है वो निकलती है और ध्वनियां ही आगे जाकर है वो आपकी किसका रूप लेती हैं, वो ध्वनियां ही आगे जाकर है वो शब्द बनते हैं और शब्द से ही जाके है वो वाक्य का निर्माण हो सकता है। तो ये है वो वर्णों से ध्वनियों का रूप निकलता है और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में है वो भी मानते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से भाषा का विकास है वो स्वर तंत्र से हुआ था। एक सुझाव ये है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग है वो 40,000 से 35,000 साल पहले है वो विकसित हुई और उच्चारित भाषा का विकास है वो कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है क्योंकि ये दोनों ही क्या है संप्रेषण के रूप में अभिव्यक्ति का माध्यम रही। फिर यह बात आई कि भाषा और कला का कला जैसे कि चित्र बना दिया चित्रकारी की,
मैं आपको बताऊं कि जो अल्टामेरा की जो गुफा है कहां पर है, स्पेन में। यहां हम देखेंगे भीमबेटका की गुफा है। ये क्या है, इनमें है वो कलात्मक चित्रकारियां की गई। भीमबेटका में वो बहुत सी मानव के द्वारा चित्रकारियां की गई, या स्पेन के अंतर्गत जो अल्टामेरा की गुफाएं हैं वहां चित्रकारियां की गई। तो वो क्या है, कला। तो कला और भाषा का संबंध किस तरह से उसको बताया गया कि कला भी है वो एक तरह से संप्रेषण का काम हुआ है। लोगों ने है वो चित्रकारियां की, वो अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहते थे, उन्होंने है वो उनके ऊपर चित्रकारियां की। तो एक तरह से कला है वो संप्रेषण का काम करी। आप देखोगे कोई अच्छा सा चित्र बना हुआ है तो वो चित्र भी वो अपने आप में बोलने का काम कर रहा है। तो आप उसकी अभिव्यक्ति को समझोगे कि ये चित्र हमें ये कह रहा है शायद। जैसे हड़प्पा से है हम देख रहे हैं कि बहुत सी है हमें मोहरे प्राप्त हो रही, तो ये बता रहे मृदभांड है उनके ऊपर हम कलीला दमना कर इस तरह से पशुओं के चित्रांकन और किए हुए ये चीजें मिल रही। वह है वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिल रही। तो ये चीजें जाहिर कर रही है, हमें ये समझाने का काम कर रही है कि उस रूप में है वो मनुष्य स्त्री का है वो कांसे की नर्तकी मिलने का काम है, शायद है वो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। या वहां पशुपति है कि एक अंकन की मूर्ति, पशुपति की एक मूर्ति मिल रही, यानी शिव जी के जैसा व्यक्ति बैठा है, पास में है वो जानवर और खड़े। ये जाहिर करती है कि शायद वो शिव जी की प्रतिमा, यानी वो एक तरह से क्या करें, हमें अभिव्यक्त करने का काम है वो करे। तो इन्होंने कहा कि भाषा और कला का संबंध है वो भी तकरीबन है 40,000 से 35,000 पूर्व में विकसित हुआ, और कला है वो भाषा के साथ जुड़ी और संप्रेषण का काम किया, चीजों को बतलाने का काम किया। देखोगे कि मनुष्यों के द्वारा बहुत सी हैं वो चित्रकारियां की गई, जो ये अब उसके अभिव्यक्ति का ही माध्यम था, वह बात को प्रस्तुत कर रहा था उनके ऊपर चित्र बनाकर, ताकि है वो लोग अपनी बातों को है वो उससे रिप्रेजेंट कर सके, कम्युनिकेट है वो कर सके। तो भाषा और कला है वो भी एक तरह से संप्रेषण का काम किया, विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में है वो एक तरह से यह काम कर रहा है। ये आपके अल्टामेरा की गुफा का एक चित्र है जो क्या कर रहा है, कला का नमूना है। अल्टामेरा की गुफा में ये जो चित्र दिया हुआ ये किसका है, कला का नमूना है, किस तरह का। लेकिन ये कला है वो आप देखोगे भाषा के साथ है वो जुड़ी हुई, काम क्या कर रही है, संप्रेषण का कर रही है। क्या कर रही है, संप्रेषण का कर रही है, कम्युनिकेट का है वो काम कर रही है। कौन, ये जो कला है वह काम कर रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो चीजें थी कला और भाषा, ये तकरीबन आपके 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व का है वो नमूना था। अल्टामेरा की जो गुफा है वो स्पेन में स्थित एक क्या है, गुफा स्थल है। और अल्टामेरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की ओर मार्सिलिनो सेंज दी सउतोला का ध्यान है वो उनकी बेटी मारिया के द्वारा 1879 में दिखा दिया गया। 1879 में वो उनकी बेटी है मारिया, उन्होंने अपने पिता मार्सिलोना को है वो इसकी तरफ ध्यान दिलवाया। मार्सिलोना एक स्थानीय भूस्वामी और शौकीन है वो पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट है ये कौन, मार्सिलिनो। और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ रही और खेल रही थी, जबकि उसके पिता हैं वो गुफा की फर्श की खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नजरें वो छत पर बनी हुई चित्रकारियों पर पड़ी और वह तुरंत है वो चिल्ला उठी और उसने कहा कि पापा देखो बेल है। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें ये एहसास हुआ कि छत पर सचमुच है वो कुछ चित्रकारियां की गई, जिनमें है वो रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई यानी पेस्ट का है वो इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उसका जो मन है वो उमंग से भर उठा और वह है अर्थप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की, लेकिन लगभग 2 दशक तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने वो स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियां इतनी ज्यादा अच्छी हैं और उतनी ही प्राचीन नहीं हो सकती। उत्तरी स्पेन में अल्टामेरा की गुफा में चित्रित एक गोर यानी जंगली बेल का है वो चित्र है। तो ये जो अल्टामेरा की गुफा का ये चित्र है, ये जो एक बेल का चित्रांकन किया गया है, ये चित्रांकन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखोगे गुफा में है वो उस समय के मानव के द्वारा अपनी चीज को अभिव्यक्त करने के रूप में है वो, यहाँ हम उसका अध्ययन करेंगे।
इसलिए नहीं कि एक जानवर का हमें चित्र मिल रहा, नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि ये जो जानवर का चित्र मिला, लोग क्या कर रहे थे, अपनी भाषा को, अपनी बात को है वो रिप्रेजेंट करना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे। तो कम्युनिकेट के रूप में है वो उन्होंने क्या किया, चित्र बनाना है वो शुरू किया, और उसका है वो चित्रकारी का उदाहरण है विश्व की है वो प्राचीनतम हमें चित्रकारी का जो अवशेष है जो हमें मिलता है आपकी अल्टामिरा स्पेन की गुफा स्थल से। गुफाओं में है, मनुष्य चूंकि मैंने बताया था कि गुफाओं में रह रहा है और गुफाओं में रह रहा है, तो वहां है वो स्वाभाविक सी अपने लेखन और भाषा का भी उसने कोई न कोई नमूना छोड़ा, तो उन्होंने है वो क्या कर दी, चित्रकारियां की। और ऐसी ही चित्रकारी हमें स्पेन की इस चित्रकारी का पता है वो 80 और 79 में हुआ, जब मार्सिलोनो करके एक व्यक्ति पुरातत्वविद है, वो उस गुफा के अंतर्गत है वो वहां पर देख रहा था, यानी सर्च का काम है वो कर रहा था। तो उस समय उनकी बेटी ने याद दिलाया कि पापा देखो एक बेल है, तो कुछ समय तो उन्होंने कहा कि बच्चे वो ऐसे मजाक उड़ा रही, लेकिन उन्होंने देखा कि सचमुच में है वो अद्भुत तरह की चित्रकारी की गई, आदि मानव के द्वारा, इनके द्वारा है वो चित्रकारी की गई, जिनमें रंग की बजाय है वो लेई का प्रयोग किया गया, पेस्ट का है, और बिल्कुल तरीके से है वो सूखी है वो उसकी पेंटिंग की गई है, जो हजारों वर्षों लाखों वर्षों तक है वो उसी स्वरूप में पड़ी। ये देखो घटनाक्रम 80 और 79 का है, ये तो अभी का है, इसकी जाके वो खोज हुई। आप देखोगे कि इतने लंबे समय तक ये मूल स्वरूप में ऐसी की ऐसी गुफाओं के ऊपर है वो पड़ी, यानी ये मनुष्य की भाषा और कला की उच्च जो विकास का है वो नमूना है कि मानव ने इतना विकास कर लिया था, फलत उसकी भाषा के साथ में कला भी है, वो लोगों को अपनी बात को संप्रेषण करने का, कम्युनिकेट करने का माध्यम था। लोग है वो अपनी बात को प्रेजेंट करने का काम चित्रकारियों के माध्यम से भी करते थे। तो ये हमारा एक स्पेन का उदाहरण था। फ्रांस में एक देखेंगे कि लेस्कॉक्स और सोवे की जो गुफाओं है, और स्पेन में अल्टामिरा की गुफाओं में जानवरों की है वो हमें सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई, जो तकरीबन 30,000 से लेकर के 12,000 साल पहले कभी है वो ये बनाई गई थी। इनमें घोड़ों के चित्र, यानी बैल का है, घोड़ों के हैं, साकिन है, हिरणों के हैं, मेमनत यानी विशालकाय जानवरों हैं, गेंडे के हैं, शेर के हैं, भालुओं के हैं, तेंदुआ हैं, लकड़बगा और उल्लुओं के चित्र है। तो ये बताने का काम कर रहे हैं कि उस समय मानव के द्वारा अपनी बात को है वो अभिव्यक्त करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए चित्रकारियों का प्रयोग है वो किया जा रहा था। क्योंकि उस समय तक है कोई भाषा तो थी नहीं, कोई लिपियां है वो प्रॉपर तो थी नहीं, एक साहब हिंदी है वो देवनागरी लिपि की है वो हिंदी पढ़े, तो उस समय लिपि का इतना बड़ा विकास नहीं हुआ, तो मानव ने अपनी बात को है वो प्रस्तुत करने के लिए वो चित्रकारियों का है वो प्रयोग किया, चित्रों के माध्यम से अपनी बात को है वो प्रस्तुत करने का काम किया। तो ये चीज जाहिर कर रहे हैं कि शायद बैलों के चित्र बनाए तो हो सकता है कि वो इनका पालन का ये काम कर रहा होगा, वह एक तरह से है वो हिरणोकार इनका है वो चित्र बनाने का काम है, शायद वो उनके शिकारकार ये कार्य कर रहा है, घोड़ों का प्रयोग कर रहा है तो शायद है वो आवागमन में भी कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये जो चित्र हमें प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं कि लोग अपनी अभिव्यक्ति के रूप में चित्रों का प्रयोग है वो कर रहे थे उस युग के अंतर्गत। अब हम देखेंगे कि अफ्रीका में है वो किस तरह से शिकारी संग्राहकों के साथ है वो पारंपरिक संपर्क है वो होता है। यानी अफ्रीका में है जो मानव शिकार संग्राहक के रूप में था, मानव किस रूप में, भोजन के लिए, मानव भोजन के लिए एक शिकारी संग्राहक के रूप में काम करता था। और जो भोजन लोग कर रहे थे वो क्या थे, एक तरह से शिकारी संग्राहक थे, यानी जगह जगह पर गए, जानवरों को मारा और जानवरों के मार कर वो अपना भोजन है वो करने का काम करा था, यानी शिकारी संग्रहण था। और है वो किस तरह से आगे जाकर के अलग अलग समुदाय भी हमें मिलते, जैसे आज भी आप देखोगे हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में आप देखोगे आज भी ऐसे समुदाय हैं, आज भी ऐसे है वो हंटर गैदरिंग सोसाइटियां हैं जो शिकार संग्रहण करके हैं वो अपना जीवन चलाने का काम कर रही। आप देखो जंगलों के अंतर्गत हम अक्सर देखते हैं कि आदिवासी और ये कम्युनिटी है तो ये भी अपना जो भोजन के लिए है वो जंगलों में शिकार के ऊपर और निर्भर है। तो ये कैसे आज भी शिकार के द्वारा अपना भोजन का है वो काम करते हैं।
तो ये केवल मानववादी मानव की समय से लेकर आज दिन तक है वो सोसाइटी में शिकार है वो एक तरह से भोजन के रूप में लोगों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। और अफ्रीका में यह भी स्थिति थी कि मानव भोजन के लिए एक शिकारी संग्रह के रूप में काम करता था, जो हंटर कलेक्टिंग गैदरिंग सोसाइटी के रूप में है वो काम करा था, शिकार के द्वारा अपना पेट भरने का काम करा। और एक ऐसे हम उदाहरण को लेंगे, हादजा समूह को है वो समझेंगे कि किस तरह से एक हादजा है वो आज भी शिकारी समूह है। हादजा है वो क्या है, एक शिकारी समूह, शिकारी समुदाय आज भी है। ये हंटर गैदरिंग सोसाइटी है वो हादजा समूह। तो हादजा समूह को भी है वो अध्ययन करेंगे और समझेंगे किस तरह से है ये काम कर रहा है। तो हादजा है वो शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह है जो लेक ईआईसी एक खारे पानी की विब्रंस घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका है वो सूखा और एक तरह से क्या था, सानी था, जहां घास है, सवाना जो घास के मैदान है या कांटेदार झाड़ियां हैं या एकोसियों के पेड़ है वो बहुतायत थे। लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं हैं वो भरपूर मात्रा में मिलती थी। और 20वीं सदी के शुरू में यहाँ भांति भांति के हैं वो जानवरों की है वो बेशुमार रहा था। तो यहाँ के बड़े बड़े जानवरों में हाथी हैं, गैंडे हैं, भैंसे हैं, जिराफ है, जेब्रा है, वाटर बक हैं या फिर अन्य आप चिंकारा जैसे लकड़बगा आदि जो जानवर थे। तो जितने ही बड़े जानवर थे उतने ही छोटे ही जानवर भी थे, जैसे मछली है, खरगोश वगैरह हैं, ये कछुए हैं, गीदड़ है, अनेक प्रकार के जानवर है वो वहां जंगल में रहने का काम कर रहे हैं। का लेक या ऐसी झील के किनारे हादजा समूह भी रह रहा है। बारी बात जंगल है और साथ ही सवाना घास के मैदान है। और जहाँ घास का मैदान है तो सीधी बात है वहां पर असंख्य जानवर भी रहेंगे, तो छोटे जानवर और बड़े जानवर भी रह रहे हैं। हादजा लोग वो हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे और उनका है वो मांस खाते थे। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना यह नियमित रूप से जितना मांस है वो खाया जाता और उतना ही दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में है वो नहीं खाया जा सकता। जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट है वो भूतकाल में रहने का है वो काम है वो कर रहे थे। तो ये बात यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हादजा समूह है वो एक है, आप देखोगे कि ये अंडर गैदरिंग सोसाइटी है, एक तरह से है वो शिकारी संग्रह समुदाय है जो क्या कर रहे हैं, लेक या इसी झील के किनारे वहां पर है वो जानवरों के ऊपर पूर्णतया से निर्भर है और जानवरों का शिकार करके आज की स्थिति में ये है वो हादजा समूह ले रहा है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि लोग हैं वो जानवरों का शिकार करके लंबे समय से अपने जीवन को गुजारने का काम करें। और जंगल है वो बहुत ही घना जंगल है जहां पर असंख्य जानवर है। तो केवल हाथी को छोड़कर बाकी सभी तरह के जानवर हैं, चाहे गेंडा हो, चाहे भैंसा हो, चाहे जिराफ हो, चाहे जंगली सुअर हो, चाहे शेर, तेंदुआ, लकड़बगा हो या चाहे खरगोश, गीदड़, कछुआ हो, ये सारे के सारे जानवरों का वह नियमित रूप से भोजन में है वो प्रयोग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके भोजन को है किसी भी तरह का लंबे समय से कोई खतरा नहीं है। लंबे समय से हैं वो एक तरह से जानवरों को शिकार को करके हैं उनके ऊपर भोजन पर निर्भर है। लेकिन हाल तक है वो जानवर भारी मात्रा बहुत आए थे, चूंकि आप घना जंगल है तो प्रकृति का बहुत ही बड़ा वरदान है, तो वहां असंख्य जानवर रहते हैं, तो जानवरों की है वो जीव उत्पादकता भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी तरह से है वो उनके शिकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। साथ ही साथ विश्व के अन्य भागों में भी है वो शिकार से यहाँ से जो मांस है वो भेजे जाने का काम है वो कर रहा है। अतः हम कहेंगे कि उस समय से लेकर के आज तक है वो विश्व में ऐसी जो शिकार संग्राहक जो समुदाय रहते हैं, तो शायद उस समय भी है वो शिकार संग्राहक थे, लोग भोजन के लिए है वो जानवरों के ऊपर निर्भर थे, उन्हीं से अपना जीवन गुजारने का है वो कार्य कर रहे थे। अतः मानव के जो भोजन का सबसे बड़ा सोर्स था वो क्या थे, जानवर है वो थे। अब चीजों को देखेंगे कि शिकारी संग्राहक समाज है वो वर्तमान से अतीत की ओर की एक श्रृंखला को देखेंगे। हादजा भी एक उसी का उदाहरण है। हादजा भी आप देखोगे कि वर्तमान से अतीत का एक उदाहरण है। किस समय है वो पूर्व के अंतर्गत प्राचीन समय में वो शिकारी संग्राहक सोसाइटी थी, तो वर्तमान में भी हादजा जैसा है वो समूह रह रहा है। तो आज अन्य चीजें हैं उनको भी है वो देखेंगे। एक और विद्वानों का ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के
शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का है वो सीधे अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की व्याख्या करने का उपयोग है वो एक तरह से इन्होंने किया। यानी वर्तमान से अतीत की ओर शिकारी संग्राहक समुदाय किस तरह से हंटर जो गैदरिंग सोसाइटियां थी वो किस तरह की स्थिति में थी उनको हम देखने की वो कोशिश करेंगे। किस तरह से अलग अलग हैं वो साक्ष्य हमें उस रूप में प्राप्त होने का काम है वो करें। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमोनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित है संभवतः आदिकालीन मानव के शिविर या निवास स्थान थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे और ऐसी ही पद्धति है वो वर्तमान हाजा और कुंगसेन समाज में है वो पाई जाती है। यानी इन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि पुरातत्वविद है कि आज से 20 लाख वर्ष पूर्व में है वो होमोनिड जो तुर्काना झील के किनारे रहते थे और शिविर बना करके अपना जीवन गुजारने का काम है वो कर रहे थे। और ये कैसे थे, ये भी शिकारी संग्राहक थे, जानवरों को मार कर है वो उनका मांस से अपना भोजन का काम कर रहे थे। तो आज भी ऐसी पद्धति है वो हमें समाज में देखने को मिलती है कि चाहे हादसा समूह हो या चाहे कुंगसेन समाज है, उन समाज में आज भी प्रवृत्ति है कि वे जानवरों का शिकार करके अपने भोजन का है वो काम कर रहे हैं। और तो हम कहेंगे कि आज की है वर्तमान जीवन में भी समाज में ऐसी है वो शिकारी संग्राहक सोसाइटियां आज भी मौजूद हैं जो जानवरों के मांस के ऊपर अपना भोजन है के लिए निर्भर है। अतः आज भी उस मानव की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, हमारी वर्तमान सोसाइटी में भी ये चीज देखने को मिलती है। फिर हम देखेंगे उपसंहार के रूप में है वो क्या कह रहा है, यानी इस अध्याय का पूरा सार है वो उपसंहार के रूप में, उसमें किस तरह से पूरी मानव श्रृंखला को बताने का काम किया गया है। कहा है कि लाखों सालों तक मानव है वो जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण है वो करते रहे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से 10,000 से तकरीबन 4500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को है वो पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप हम देखेंगे खेती और पशुचारण के कार्य उनकी जीवन पद्धति का है वो अंग बन गया और इधर उधर है वो बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। मगर उस समय ये परिवर्तन है वो किस तरह से हुआ, यानी लाखों सालों का जो समय था उसको हमने देखा कि मानव वो किस तरह से जंगलों के ऊपर निर्भर है। जंगलों में चाहे वहां कंदमूल एकत्रित करके भोजन करने का काम कर रहा हो या फिर है वो जानवरों का शिकार करके है वो मांस के द्वारा अपने भोजन की प्राप्ति करने का है वो काम करे। हम देखेंगे किस तरह से है वो 10,000 से लेकर तकरीबन 4500 वर्ष पूर्व दुनिया के अलग अलग भागों में है वह जंगली पौधों को है वो उगाने का काम है वो मनुष्य के द्वारा किया जाने लगा। और इस समय हम देखेंगे आप है वो तकरीबन 10,000 से 4500 वर्ष पूर्व में एक घटनाक्रम है 7,000 वर्ष ईसा पूर्व का। 7,000 वर्ष ईसा पूर्व में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में एक स्थान है और वहां पर है वो कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कृषि के है वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये चीज बताने का काम कर रही है कि इस समय है वो मनुष्य ने क्या किया था कि कृषि का भी है वो विकास कर दिया। जो जंगलों में भटकने का काम करे शिकार का, अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि पशुओं को है वो पालतू बनाना शुरू कर दिया। और पशुओं को पालतू बनाएगा तो क्या होगा, मानव जीवन में है वो स्थायित्व आएगा। तो पशुओं का है वो उसने क्या किया, पालन है वो शुरू किया, पशुपालन है वो शुरू किया। और पशुपालन शुरू करने के बाद में है वो मनुष्य में क्या हुआ कि अब पशुओं के लिए वो चारे ईंधन की व्यवस्था करनी पड़ी चारे की, तो उसके लिए उसने कृषि का कार्य है वो प्रारंभ किया। और कृषि का साक्ष्य मैंने कहा कि 7,000 वर्ष ईसा पूर्व का जो समय है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में एक स्थान है वहां से हमें कृषि के साक्ष्य मिले। यानी चीज आई कि मनुष्य किस तरह से जंगलों में घूम रहा है, पशुओं का पालन शुरू किया, स्थायित्व आया, कृषि प्रारंभ हुई। अब है वो मनुष्य कृषि के ऊपर है वो निर्भर होने का काम है। और जब कृषि का काम हुआ, जब खेती का काम हुआ, तो ये मानव इतिहास के अंतर्गत मानव जीवन में है वो बहुत ही बड़ी घटना थी कि मनुष्य अब स्थायित्व आकर के कृषि कार्य करने लगा। अब वह जानवरों को मार नहीं रहा है बल्कि जानवरों को पालतू बनाकर है वो उनका पालन करने का काम कर रहा है ताकि उसको है और भी उसका जीवन अच्छी तरह से चले। यानी आज भी हम जानवरों को पालतू बनाने का काम कर रहे हैं। तो वह है आज से आप देखोगे तकरीबन है वो 10,000 साल पहले है वो शुरू हो गया था। अतः है वो मानव जीवन ने अपने विकास क्रम को आगे है वो बढ़ाया।
लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिम युग का है वो अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की है वो शुरुआत हुई। फलस्वरूप है वो जंगली जो है और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई और साथ ही साथ जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का है विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सूअरों और गधों जैसे जानवरों की संख्या में भी है वो वृद्धि होती गई। इससे यही इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगा जहां इन जंगली घास फूस और जानवरों की है वो बहुत ही अधिकता थी। यानी हम देख रहे हैं कि किस तरह से है वो मानव में विकास का क्रम है वो शुरू हुआ, मानव निरंतर विकास करा है, जंगलों में भटकते रहे, लंबे समय बाद में है वो शिकार के ऊपर निर्भर रहे, फिर देखा थोड़ा स्थायित्व आया, पशुपालन किया, फिर स्थायित्व आया, कृषि प्रारंभ की, कृषि प्रारंभ हुई तो अब हम जो हिम युग की स्थिति थी यानी जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हुआ, यानी तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि हुई थी, ऐसी फसलें जो गर्म और नम जलवायु में होती थी जैसे जौ है या गेहूं जैसी जो अनाज की फसलें, उनके लिए परिस्थितियां उत्पन्न हुई क्योंकि हिमयुग का अंत हुआ, टेम्परेचर में है वो बदला हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, फलत है वो गर्म परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले पौधे हैं अनाज के वो पैदा हुए और जिससे क्या हुआ, जिससे मनुष्य और जानवर दोनों की है वो संख्या में वृद्धि होने का काम कर रहा है, क्योंकि मनुष्य का इस समय उनको भोजन का है वो सोर्स मिल गया और जानवरों को है भी वो चारा मिल गया। तो फलस्वरूप इस समय मानव जीवन है वो प्रकृति का काम है वो करेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि मनुष्य आप देखोगे किस तरह से हड़प्पा जैसी है, मेसोपोटामिया जैसी बड़ी सभ्यता है वो स्थापित करने का है वो काम करेगा। इसके अलावा अब पहले से काफी बड़े जन समुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से रहने लगे। जो कि कुछ इलाकों को अपेक्षा करते हैं वो अधिक पसंद है वो किया जाता था, इसलिए वहां भोजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने भी लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया भी चालू हो गई और इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधे जैसे गेहूं है, जौ है, चावल है, मोठ है, बाजरा है और आदि और जानवर जैसे भेड़ है, बकरी है, मवेशी है, गधा है, सुअर है आदि की जानकारी है कि उस पर मनुष्य की निर्भरता अनेक कारकों से मिलकर ऐसा परिवर्तन लाने में भूमिका है वो अदा की। यानी हमने कहा कि ऐसे है, हम देखेंगे कि ऐसे बहुत से जन समुदाय जहां के इलाकों में है वो वर्षा अधिक होने के कारण मनुष्य ने उस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद किया। चूंकि आप सीधी सी बात है कि मानो वहां पर जाना पसंद करेगा जहां पर पानी होगा और पानी होगा तो उसको पीने के लिए भी होगा, उसके जानवरों को पिलाने, और शेष अधिक पानी है तो वह कृषि के लिए भी होगा। तो इसलिए ज्यादा जिन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती थी उस जगह के ऊपर है वो जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। तो जनसंख्या का दबाव चाहे जानवरों का हो चाहे मनुष्य का हो, जनसंख्या दबाव है उस पर अधिक हुआ, इसलिए क्योंकि वह क्षेत्र है वो जनसंख्या जानवरों के लिए भी उपयोगी होगी, उनको है वो चारे पानी की व्यवस्था, और मनुष्य को है वहां पर फसल उत्पादन के लिए भी है उस जनसंख्या के ऊपर दबाव पड़ना शुरू फलित हो गया। फलत हम देखेंगे कृषि का विकास हुआ और बहुत से जानवरों को मनुष्य ने पालतू पशु के रूप में बनाया, चाहे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा, सुअर आदि हो, उनको है वो मनुष्य के ऊपर निर्भरता हो गई और मनुष्य उनके ऊपर है वो निर्भर हो गए। क्योंकि एक तरह से भेड़ है, बकरी है, ये मवेशी उनके एक तरह से आजीविका का भी स्रोत है, तो गधा ये ऐसे जानवर है कि उसके आवागमन के परिवहन के साधन के रूप में भी काम है वो कर रहे हैं। जो गेहूं है या चावल है, जो अनाज उत्पादन किया उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने में भी ये जानवर सहायक है सिद्ध हुए। अतः हम कहेंगे कि मानव जीवन निरंतर विकास क्रम को हासिल करता गया और भारी जो वर्षा हो रही है उस क्षेत्र में मनुष्य ने रहना है वो शुरू किया, ताकि वह अपने और अपने पशुओं दोनों का अच्छे तरीके से क्या कर सके, अपने भोजन की है वो प्राप्ति कर सके, अच्छे तरह से जीवन गुजारने का काम है वो कर सके। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग है वो 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण है वो प्रारंभ हुआ, और यह है फर्टाइल क्रिंसेट यानी उर्वरक अर्ध चंद्राकार क्षेत्र जो मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में है वो जाग्रुस पर्वतमाला तक है वो फैला हुआ। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया, और इस प्रकार गारे हैं, कच्ची ईंटों और पत्थर से भी स्थायी घरें हो बनाई जाने लगी, और ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से एक है।
यानी हमने कहा कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले का है। हम देखेंगे कि खेती और पशुपालन है वो शुरू हुआ। और ये जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, जो मध्य सागर का, वहां से लेकर के ईरान में जाग्रुस तक पर्वतमाला तक है, ये क्षेत्र था जहां पर पशुचारण और खेती का जो काम है वो शुरू हुआ। फरत लोग हैं वहां पर लंबे समय तक रहना शुरू किए, और लंबे समय तक रहेंगे तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, स्थायी घर बनाने का काम है वो करेंगे। तो ये प्राचीनतम गांवों के हमें साक्ष्य मिलते हैं, यानी किस तरह से मानव है वो जंगलों से भटकते भटकते लंबी यात्रा के बाद में है 10,000 साल के आसपास आते हुए मनुष्य ने गांवों तक बसाने का है वो काम किया। मानव विकास का काम है वो यहां पर जाके हुआ है। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन भी प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिसमें अनाज तथा अन्य उपजों को है वो रखा जा सके, खाना है वो पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का भी इस्तेमाल होना लगा, जैसे हल जैसे अन्य उपकरण है वो खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रागा जैसी धातुओं से भी परिचित हो गए, और मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का भी है वो आविष्कार होने लगा। यानी अब मनुष्य में स्थायित्व आया तो विकास है, आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। लोगों को आवश्यकता हुई तो उन्होंने आविष्कार भी किए, जैसे खेती के लिए है वो उनको हल की उनकी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने है वो तांबा रागा लोहेर उनसे तांबा रागा जैसी धातुओं से उन्होंने एक तरह से अपने उपकरण बनाने शुरू किए कृषि के, ताकि उनको कृषि करने में क्या हो, आसानी हो। उनमें है वो जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला इस समय जाके विकसित हुई, मर्दबान बनाने का काम है वो इस समय हुआ। मनुष्य ने देखा कि साहब जो आवागमन करना है उसके लिए है वो पहिए का आविष्कार होता है। किस तरह से कुम्हार का जो चाक है उसके ऊपर बर्तन बनाने का काम है, वह चाक बनाए, और चाक के बाद में उनमें विकसित हुई क्यों नहीं ऐसा गोलाकार बना करके पहिया एक तरह से बनाया जाए। तो ये बहुत ही बड़ी क्रांति का काम उस समय है वो समाज में आने का काम हुआ। पहिए का आविष्कार हो चुका, आग का आविष्कार हो चुका, लोगों ने कृषि है वो उपकरण है वो बनाने शुरू कर दिए। तो ये एक विकसित होते समाज का बहुत ही बड़ा उदाहरण है, जो हमारे सामने किस तरह से मानव विकास को है वो श्रृंखलाबद्ध रूप से बताने का काम है वो किया। यानी मानव ने है वो किस तरह से आपके वो आगे जाकर के ये काम है वो कर रहा है। तो इस तरह से मोटे तौर पर हमारी जो बात आई मानव विकास की है वो बात आई कि मानव ने है वो किस तरह से विकास किया। तो मानव विकास की ये जो कहानी है वो आपके मोटे तौर पर समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ मुझे उम्मीद और अपेक्षा है कि आपको ये जो क्लास है वो मानव विकास का घटनाक्रम समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।